हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। सही है। इस चैनल के ऊपर हम लोग ने एक नया और एक फ्रेश बैच शुरू किया हुआ है हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, जिसमें मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। सही है। 11th बायोलॉजी का हम लोग ने बहुत सारे लेसन कंप्लीट कर रखे हैं। हमारे 5th लेसन कंप्लीट था, 7th लेसन कंप्लीट था, बचा हुआ एक बीच का 6th लेसन वो हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, जिसका नाम क्या है? बायोमोलिक्यूल। इसके ऊपर भी बच्चों एक मैंने लेक्चर ऑलरेडी दे दिया था जो कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। थोड़ा सा उसमें हम लोग ने बायोमोलिक्यूल क्या होता है, बायोमोलिक्यूल के टाइप्स क्या होते हैं वो बात किए थे। साथ ही साथ मैंने आप लोग को प्रोटीन के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी कि आखिरकार प्रोटीन बनते कैसे हैं। सही है। एक चीज बच गई थी प्रोटीन के बारे में कि आखिरकार प्रोटीन्स के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, प्रोटीन्स के अंदर कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं। वैसे एक ही बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड, तो वो आखिरकार बनता कैसे है। सही है, वो बातें रह गई थी, वो आज हम लोग करेंगे। साथ ही साथ आज ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों कार्बोहाइड्रेट को। सही है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स क्या होते हैं, वो सब कुछ आज इस लेक्चर के अंदर जानने वाले हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, सो आई होप आप लोग को हर एक चीज समझ में आएगी। सही है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं आप लोगों को हर लेक्चर में बताता हूं कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारे जेआर ट्यूटर्स का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड जरूर से कर लेना। ठीक है, प्ले स्टोर के ऊपर जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करके अपने फोन में रजिस्टर करके रख लेना। सही बात है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, ये मैंने आप यहाँ अपनी आईडी मेंशन की हुई है। कोई भी डाउट होता है, कोई भी फीडबैक देना तो आप यहाँ पे आके मुझे दे सकते हो। क्लियर है, तो स्टार्ट करते। चलो देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को पॉलीमर की डेफिनेशन, सॉरी पॉलीमर बोल रहा हूं, बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन बताई थी। आखिरकार बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं? मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं। चाहे वो कंपाउंड ऑर्गेनिक हो सकते हैं या फिर वो कंपाउंड इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आप लोग को सुना होगा वर्ड। ऑर्गेनिक मतलब क्या? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। सही है, सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं होते। जैसे कुछ एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिए हुए थे, जैसे CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक नहीं होता। कार्बोनिक एसिड ऑर्गेनिक नहीं होता। ठीक है, बाइकार्बोनेट ऑर्गेनिक नहीं होता, कार्बोनेट ऑर्गेनिक नहीं होता। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है बच्चों जिसमें कार्बन होता है बट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है, दैट कंपाउंड आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है? तो हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, हमारे बॉडी में या फिर कह लो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, चाहे वो प्लांट हो गया, चाहे वो बैक्टीरिया हो गया, चाहे वो वायरस है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिलेंगे ना बच्चों, उन मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहेंगे? बायोमोलिक्यूल। सही बात है। मॉलिक्यूल क्या है? बायोमोलिक्यूल का डेफिनेशन अभी हम लोग को पता चल गया। बायोमोलिक्यूल मतलब क्या है? द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ रहे हो? ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या? हाइड्रोकार्बन। सही है। सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ में आई बात? ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? इट इज अ बायोमोलिक्यूल। सही है। अब बायोमोलिक्यूल बच्चों कुछ टाइप के होते हैं। मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स में 2 टाइप के बायोमोलिक्यूल बताए थे। कुछ बायोमोलिक्यूल्स बड़े होते थे, बड़े साइज में होते थे। सही है, जिन्हें हम लोग कहते थे, क्या कहते थे? मैंने आप लोगों को कल बताया था, जिन्हें हम लोग कहते थे बायो मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, मैक्रो का मतलब क्या होता है? मैक्रो शब्द का मतलब ही होता है बच्चों लार्ज इन साइज। ठीक है, बड़ा, जो चीज बड़ी होती है ना उसे हम लोग बोलते हैं मैक्रो। सही है। तो ऐसे बायोमोलिक्यूल बच्चों जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर में है, एक चेन है, मान लो बहुत लंबी लंबी चेन है, जैसे प्रोटीन की लंबी लंबी चेन होती है, डीएनए की लंबी लंबी चेन होती है, तो ये जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी चेन है ना, इन्हें हम लोग किसके अंदर कंसिडर करते हैं? दैट इज बायो माइक्रोमोलिक्यूल, सॉरी मैक्रोमोलिक्यूल में। क्लियर है। और कुछ छोटे छोटे भी बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। सही है। तो ये 2 वर्ड के मतलब आप लोग को पता होने चाहिए। एक क्या है आपका मैक्रो, एक है आपका माइक्रो। मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज, ऐसे बायोमोलिक्यूल जो लार्ज साइज के हैं। और माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल, ऐसे बायोमोलिक्यूल जो छोटे छोटे हैं, स्मॉल इन साइज में है। सही बात है। अब मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए थे। अब मैं साइज का अगर मैं बात करूं तो यार, अगर आपको माइक्रोमोलिक्यूल होना है तो कितनी साइज होनी चाहिए? अगर आपको मैक्रोमोलिक्यूल होना है तो कितनी साइज होनी चाहिए? जनरली ऐसा कहा जाता है कि जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल हैं
वो 1000 डाल्टन, डाल्टन एक यूनिट होती है वेट की, ठीक है, तो 1000 डाल्टन से ज्यादा होते हैं, ठीक है, जिसका भी वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा होगा वो क्या कंसिडर किया जाएगा बच्चों, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। और जिसका भी वेट 1000 डाल्टन से कम होगा, ठीक है, जिसका भी वेट 1000 डाल्टन से क्या होगा, कम होगा, लेस देन होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इट इज कंसिडर एज बायो माइक्रोमोलिक्यूल। क्लियर है। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल के मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिए हुए थे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, प्रोटीन बताया था, सही है। प्रोटीन एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, बहुत सारे छोटे 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 रिपीटिंग यूनिट आके एक चेन में अरेंज हो जाते हैं और उस रिपीटिंग यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट अ प्रोटीन, सही है। उस कौन सी रिपीटिंग यूनिट होती है, अमाइनो एसिड की, सही है। बहुत सारे अमाइनो एसिड से आगे चल चल के क्या बनता है, एक प्रोटीन बनता है। सो प्रोटीन इज अ बिग मॉलिक्यूल, प्रोटीन क्या है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, दैट्स व्हाई किसके अंदर आता है, वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर आता है। बट इसका जो रिपीटिंग यूनिट है, इसका जो यूनिट है जो रिपीट हो रहा है बार बार, दैट इज नथिंग बट अमाइनो एसिड, वो आता है बच्चों किसके अंदर, बायो माइक्रोमोलिक्यूल में। समझ रहे हो, वो किसके अंदर आता है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल में। तो माइक्रो मतलब अमाइनो एसिड छोटे मॉलिक्यूल है, लेकिन इन्हीं अमाइनो एसिड की एक बड़ी सी चेन बना दी जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे, और इस प्रोटीन इज नथिंग बट मैक्रोमोलिक्यूल, सही है। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया था बच्चों न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड, दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड थे, एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और एक राइबोन्यूक्लिक एसिड। दो न्यूक्लिक एसिड के मैंने आपको एग्जांपल बताए हुए हैं और आप लोगों ने बचपन से पढ़ा भी है। एक है आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे हम लोग डीएनए प्यार से कहते हैं, और एक है आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे हम लोग आरएनए प्यार से कहते हैं, सही है। तो एक है आपका डीएनए, एक है आपका आरएनए। डीएनए आरएनए दोनों आपकी बॉडी में मिलता है। दोनों क्या है बच्चों, एग्जांपल है बायो मैक्रोमोलिक्यूल के, मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। और ये किनसे बने हुए हैं, ये सारे के सारे डीएनए और आरएनए बने हुए हैं बच्चों न्यूक्लियोटाइड से। इससे बने हैं न्यूक्लियोटाइड से। तो न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी सी चेन को ही हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज डीएनए या फिर आरएनए कहते हैं, सही है, यानी न्यूक्लिक एसिड, मोटा मोटा बोल लो न्यूक्लिक एसिड, सही है। तो न्यूक्लिक एसिड किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड की चेन से। तो एक न्यूक्लियोटाइड छोटा मॉलिक्यूल होगा, वो किसके अंदर आएगा, बायो माइक्रोमोलिक्यूल में आएगा। बट जो पूरा का पूरा एक चेन होगा वो बड़ा मॉलिक्यूल होगा, वो किसके अंदर आएगा, मैक्रोमोलिक्यूल में, सही है। तो आपका पूरा न्यूक्लिक एसिड मैक्रोमोलिक्यूल है, आपका एक न्यूक्लियोटाइड क्या है, दैट इज माइक्रोमोलिक्यूल है। यहां तक बातें समझ में आ रही है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था पॉलीसैकेराइड के बारे में बात की थी हम लोग ने, ठीक है, यहां लिख दें। हम लोग ने बात की थी बच्चों पॉलीसैकेराइड की, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड इज नथिंग बट चेन ऑफ अ ग्लूकोज, या फिर हम लोग कह सकते हैं चेन ऑफ अ शुगर। किसी भी शुगर का, आप शुगर वो नहीं होता जो हम अपने घर पे खाते हैं, वो भी एक टाइप का शुगर है बच्चों, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज होता है, सही है। सुक्रोज किससे बना हुआ होता है, सुक्रोज आपका बना है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब मिलते हैं तो सुक्रोज बनता है, वो हम लोग सीखेंगे कार्बोहाइड्रेट में, टेंशन मत लो। बट जनरली जितने भी, जैसे हो गया आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, जितने भी है ना, सबको शुगर बोला जाता है। तो शुगर की एक बड़ी सी चेन जिसमें n नंबर ऑफ शुगर लगे हुए हैं, बहुत सारे शुगर लगे हुए हैं, समझ लो, उनको हम लोग कहेंगे बच्चों पॉलीसैकेराइड। पॉली मतलब बहुत सारे, सैकेराइड मतलब शुगर, तो बहुत सारे शुगर लगे होंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ पॉलीसैकेराइड। एंड पॉलीसैकेराइड इज अ बिग मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई इट इज इन द बायो मैक्रोमोलिक्यूल। बट अगर वही शुगर का मैं छोटा छोटा ब्रेकडाउन कर दूं, ठीक है, शुगर का मैं छोटा छोटा ब्रेकडाउन कर दूं, तो वो किसके अंदर आ जाएगा बच्चों, माइक्रोमोलिक्यूल में आ जाएगा। कौन कौन से ब्रेकडाउन है, एक है आपका मोनोसैकेराइड, समझ रहे हो, मोनोसैकेराइड, ठीक है। मोनोसैकेराइड मतलब क्या, जिसके अंदर सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल है, मोनो मतलब एक, और आप लोग कह सकते हो डाइसैकेराइड, या फिर पूरे ग्रुप को कह लो ऑलिगोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, ठीक है। ऑलिगोसैकेराइड मतलब क्या, 2 से लेके 9 तक, ठीक है, 2 से लेके 9 तक अगर आपके सैकेराइड्स के ग्रुप रिपीट हो रहे हैं, अगर वो 2 रिपीट हो रहे हैं तो डाइसैकेराइड, 3 रिपीट हो रहे हैं तो ट्राइसैकेराइड, 4 रिपीट हो रहे हैं तो टेट्रासैकेराइड, 5 रिपीट हो रहे हैं तो पेंटासैकेराइड, ऐसे चलते जा रहे हैं। तो 2 से लेके 9 तक के पूरे एक ग्रुप को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड में डाई भी आ गया, ट्राई भी आ गया, टेट्रा भी आ गया, पेंटा भी आ गया, हेप्टा भी आ गया, हेक्सा भी आ गया, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ गई, ऑलिगोसैकेराइड। 2 से लेके 9 तक में क्या आ गए, आपके ऑलिगोसैकेराइड, क्लियर है। और 10 और 9 से अगर ज्यादा हुआ, मतलब 10 हुआ या फिर 10 से ज्यादा हुआ, तो वो किसके अंदर आ जाएंगे बच्चों, पॉलीसैकेराइड्स में। समझ में आई बात, ठीक है। सो पॉलीसैकेराइड इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, बायो मैक्रोमोलिक्यूल, जो बड़ा मॉलिक्यूल है, बहुत बड़े बड़े चेन के मॉलिक्यूल
पड़े रहते हैं, ठीक है, समझ में आई बात, ये बायो माइक्रोमोलिक्यूल में आएगा। बट वहीं अगर इसके छोटे यूनिट की बात करें, जैसे मोनोसैकेराइड की बात करें, ओलिगोसैकेराइड की बात करें, ये आज हम लोग लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं सब कुछ, सही है, बहुत मजेदार होने वाला लेक्चर आज का, टेंशन मत लो। तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आखिरकार हम लोग कि पॉलीसैकेराइड कैसे बनते हैं, मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड के अंदर और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन होती है, ट्रायोस, टेट्रोस, बहुत सारी चीजें होती है, टेंशन मत लो, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो ये एक इसके अंदर आ गया, ठीक है। एक चीज और होती है बच्चों, देयर इज अ वन थिंग और जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल में आती है, जिसे हम लोग कहते हैं लिपिड। कहां लिखें, कहां लिखें, यहां लिख दें, फोर्थ आर लिपिड्स, ठीक है। लिपिड भी एक मॉलिक्यूल है जो कि किसके अंदर आता है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल में आता है। माइक्रोमोलिक्यूल में एक लिपिड नाम का भी शख्स, लिपिड नाम का भी कंपाउंड आपको मिलता है जो कि माइक्रोमोलिक्यूल में, सही है। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल। दो टाइप के बायोमोलिक्यूल हैं, एक आपका बायो मैक्रोमोलिक्यूल, कितना बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे कंडीशन है भैया कि 1000 डाल्टन से ज्यादा अगर साइज होगी तो मैक्रोमोलिक्यूल कंसीडर किए जाएंगे, 1000 डाल्टन से कम होगी तो वो माइक्रोमोलिक्यूल कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से हैं मैक्रोमोलिक्यूल, प्रोटीन है, सही है, न्यूक्लिक एसिड है, सही है, पॉलीसैकेराइड्स हैं। वहीं अगर माइक्रो की बात करें, अमाइनो एसिड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड या फिर डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, कोई भी बोल लो, और आपका लिपिड, क्लियर है। तो ये सब क्या है आपके टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल, क्लियर है, दीज आर द टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल, क्लियर है। अब देखो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को प्रोटीन बनाना पढ़ाया था, ठीक है, प्रोटीन कैसे होता है, कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। एक चीज रह गई थी बच्चों, एक चीज रह गई, दैट इज बॉन्ड इन द प्रोटीन, ठीक है। आखिरकार प्रोटीन्स के अंदर बॉन्ड कैसे बनता है, प्रोटीन के अंदर जो बॉन्ड होता है ना बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, लिख लो कहीं पे, प्रोटीन के अंदर जो बॉन्ड है इट इज अ पेप्टाइड बॉन्ड, याद करना है हम लोग को, ठीक है। पी से प्रोटीन, पी से पेप्टाइड, पी से प्रोटीन, पी से पेप्टाइड, ऐसे याद रख लोगे, ठीक है। सो पी से प्रोटीन के अंदर पी से पेप्टाइड बॉन्ड हम लोग को देखने के लिए मिलता है। अब बना लेते आ जाओ, एक चेन बना के दिखाते हैं कि आखिरकार पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है। मान लो यहाँ पे 2 अमाइनो एसिड मैंने या फिर 3 अमाइनो एसिड मैंने लिए। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, अमाइनो एसिड क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स आर द सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, सही है, मीथेन को ही आप सब्स्टिट्यूट कर दो अलग अलग चीजों से तो वो क्या बन जाएगा, आपका अमाइनो एसिड बन जाएगा। मान लो मैंने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे आज क्या आता है आपका एसिड ग्रुप, यहाँ पे क्या आता है आपका बेसिक ग्रुप दैट इज NH3, सही है। यहाँ पे क्या आएगा आपका, एक आपका H रहेगा, सही बात है, और यहाँ पे आपका कोई भी चीज आ सकता है, सही है, यहाँ पे आपका कोई भी एक अल्काइल ग्रुप आ सकता है। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया CH2OH, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया CH2OH। CH2OH क्या होता है, ये है सीरीन, इस अमाइनो एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज अ सीरीन, समझ में आ रही बात, ठीक है। सीरीन कौन सा है आपका, जब OH लग जाएगा इट इज नथिंग बट अ सीरीन, क्लियर है, क्लियर है। अब देखो इसे क्या मैं कायरल कंपाउंड कह सकता हूं, क्या आप लोगों ने केमिस्ट्री में एक वर्ड पढ़ा है जिसे हम लोग बोलते हैं कायरल कंपाउंड, क्या मैं इस कंपाउंड को कायरल कंपाउंड कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। क्यों, कायरल कंपाउंड मतलब क्या होता है, ऐसा कार्बन, ध्यान से सुनो, ऐसा कार्बन जिसके आजू बाजू जो 4 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, 4 जो अलग अलग कंपाउंड, 4 जो कंपाउंड लगे हुए हैं वो चारों के चारों डिफरेंट है, समझ लो, चारों के चारों क्या है, डिफरेंट है। ऐसे कंडीशन में ये जो कार्बन है, ये जो देखो स्टार बना रहा हूं ना, ये जो कार्बन को, इसको दूसरे कलर से बना दे, अच्छे से दिखेगा। ये जो स्टार बनाया है मैंने जिस कार्बन को, दिस कार्बन इज अ कायरल कार्बन। ये जो कार्बन है ये क्या है बच्चों, कायरल कार्बन है। मतलब क्यों, क्योंकि इसके पास जितने भी 4 सब्स्टिट्यूएंट हैं वो चारों के चारों डिफरेंट कंपाउंड है, चारों के चारों क्या है, डिफरेंट। देखो यहाँ पे एक है आपका हाइड्रोजन, एक है आपका CH2H, समझ रहे हो, यानी क्या हो गया आपका मिथाइन ग्रुप है, मिथेनॉल वाला ग्रुप है। एक है आपका एसिडिक ग्रुप और एक क्या है आपका NH2, NH3 नहीं लगा है, NH3 नहीं होता बच्चों, गलती से लिख दिया मैंने, NH2 होता है, तो ये माफ कर देना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये है आपका एक ग्रुप, ये है आपका क्या है, एक अमाइनो एसिड जिसमें क्या लगा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ सीरीन, सही है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि ये कायरल कंपाउंड है। कायरल कंपाउंड मतलब क्या, कि जिसपे ऐसा कार्बन जिसके आजू बाजू क्या लगे हुए हैं, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, दैट्स व्हाई दिस कार्बन इज नोन एज कायरल कार्बन। अब जो भी कंपाउंड कायरल होता है, ध्यान से सुनेंगे, जो भी कंपाउंड क्या होता है, कायरल होता है, उसके अंदर बच्चों हम लोग को ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने के लिए मिलती है। मतलब अगर आप उसमें एक मोनोक्रोम की लाइट पास करोगे तो वो उस लाइट को बेंड कर देगा, उस लाइट को या तो राइट साइड बेंड कर देगा या तो लेफ्ट साइड बेंड कर देगा, दोनों में से कोई भी कर सकता है, समझ रहे हो। तो ये जो कंपाउंड है दिस इज अ कायरल कंपाउंड जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है,
समझ में आ रही है, जो कि क्या है ऑप्टिकली एक्टिव है। हम लोग ये सब नहीं पढ़ रहे भैया, हम लोग पढ़ रहे बॉन्ड। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बॉन्ड, ठीक है। तो क्या बच्चों, मैं इस COOH को कुछ इस तरीके से बना सकता हूं, तुम बुरा तो नहीं मानोगे, क्या मैं इसे कुछ इस तरीके से बना सकता हूं? वही चीज है ना, मैंने वही चीज लिखी है COOH, सही है, बस मैंने इसको एसिडिक के फॉर्म में लिखा है, ऐसे होता है ना, C डबल बॉन्ड O और OH, सही है। सिमिलरली यहां पे मैंने एक और मान लो अमाइनो एसिड ले लिया, यहां पे C डबल बॉन्ड O OH, सही है, ये मेरा है बीच वाला कार्बन, यहां पे है आपका NH2, तो मान लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया NH और एक H यहां पे लिख दिया, चलेगा? कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, NH, ठीक है। तो यही बात है, NH2 ही है, ज्यादा कुछ तो नहीं है ना, ये NH2 ही है, ज्यादा कुछ नहीं है बच्चों, और कुछ मत सोचना, सही है। तो ये आपका NH2 जिसमें मैंने एक H अलग लिख दिया और सिमिलर सा इसको भी मैंने अलग सा बना दिया, क्लियर है। यहां पे आ गया आपका H और इसके नीचे कोई भी आपका R सब्स्टिट्यूएंट, मान लो मैंने एक चीज लगा दी CH2 नहीं ऐसा नहीं, हाँ, और यहां पे मैंने एक बेंजीन लगा दिया और इस बेंजीन में यहां पे भी एक है CH2, समझ रहे हो, कुछ ऐसी चीज मैंने लगा दी। एक ऐसा कंपाउंड है बच्चों, ये भी कायरल कंपाउंड है, देखो यहां पे अलग कंपाउंड है, 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 सो इट इज अ कायरल कंपाउंड। दिस अमाइनो एसिड इज नोन एज टायरोसिन, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवर बॉडी। हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है बच्चों आपका टायरोसिन। टायरोसिन ही वो अमाइनो एसिड है जो आपके ग्रोथ प्रोटीन में बनता है, जो आपके लिए ग्रोथ हार्मोन है, रिस्पॉन्सिबल है, उसके अंदर टायरोसिन है। आपके ब्रेन के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोटीन बनते हैं, एड्रेनलिन है, नॉर एड्रेनलिन है, फिर ऑक्सीटॉक्सिन है, ऐसे बहुत सारे जो आपके हार्मोन है उसके अंदर टायरोसिन का बहुत ज्यादा यूज है, सही है। तो टायरोसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड इन अवर बॉडी, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गई बात। तो मैंने यहाँ पे दो आपके अमाइनो एसिड बनाए हैं। अब देखो, ये याद रखना हमारा मोटिव नहीं है, हमारा मोटिव ये याद रखना है कि आखिरकार इनके बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा, ये हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों बॉन्ड इन प्रोटीन। तो प्रोटीन्स के बीच में आखिरकार बॉन्ड कैसे बनेगा वो हम लोग देख रहे हैं। देखो ध्यान से क्या होगा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है, इसको मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, दैट इज C डबल बॉन्ड O OH, सही है। और यहां पे इस NH2 को मैंने कैसे लिखा है, NH और NH, सही है, अलग लिख करके लिख दिया, बुरा तो नहीं मानोगे, सही बात है। अब आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको यहां पे डिहाइड्रोलिसिस करना है। डिहाइड्रोलिसिस मतलब क्या, आपको यहां से पानी निकालना है, आपको यहां से वाटर रिमूव करना है। देखो कहां से वाटर रिमूव होगा, यहां से OH, इस कार्बोक्सिलिक एसिड से ये OH, और इस NH2 से क्या निकलेगा, ये H निकलेगा, सही है। तो यहां से OH और यहां से H, जब ये दोनों रिमूव हो जाएगा तो क्या यहां से मिल जाएगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया बाहर, यहां से क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, और यहां पे क्या बन जाएगा, देखो ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल गया, सही है। और यहां पे सिंपली इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, समझ रहे हो, इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। इसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड, समझ रहे हो, इसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड, क्लियर है। तो पेप्टाइड बॉन्ड समझ में आ गया क्या होता है। पेप्टाइड बॉन्ड जहां पे भी लगेगा वहां पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक जगह C डबल बॉन्ड O होना चाहिए और एक जगह NH होना चाहिए, और हमेशा कार्बन और नाइट्रोजन में ही पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, क्लियर है, हमेशा कार्बन और पेप्टाइड में ही बॉन्ड बनेगा। समझ में आई बात, समझ में आ गया, ज्यादा कुछ टेंशन रहेगा कुछ नहीं यार, सिर्फ हम लोग ने क्या किया, वाटर का रिमूवल किया, समझ में आ रही है बात, ठीक है। सिमिलरली एक और बना के देख लेते हैं, चलो यहां पे हम लोग एक और अमाइनो एसिड लेते हैं, मान लो COOH, इसको हम लोग नॉर्मली बनाते हैं। यहां पे क्या है आपका, एक NH, सही है, और एक H अलग से लिख देते हैं यहां पे, सही बात है। और इसके ऊपर क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां पे प्रेजेंट होगा और नीचे कोई भी R ग्रुप, चलो इस बार यहां पे कोई भी अमाइनो एसिड अपना R लगा लेना, सही है। तो यहां पे भी अगर आप देखोगे तो इस कार्बन पे भी चारों के चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हैं, सही है। इस कार्बन देखो, इस साइड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस साइड क्या है, NH2 है, इस साइड हाइड्रोजन है, इस साइड R है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये भी जो कार्बन है इट इज ऑल्सो अ कायरल कार्बन, समझ में आ रही बात, ये भी क्या है, कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन समझ में आ गया, मतलब ऐसा कार्बन जिसके हर जगह पे, ठीक है, चारों जगह पे अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, मतलब ये भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है।
समझ में आ रही? ये भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। इसके अंदर से भी अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करोगे तो ये भी क्या करेगा, उस लाइट को बेंड कर देगा, या तो लेफ्ट में या तो राइट में, दोनों जगह बेंड कर सकता है। पॉसिबिलिटी होती है किस प्रकार का कायरल कार्बन होगा। सही है। तो अब देखो इसके अंदर होगा क्या, सिंपल सा, मैंने आपको अभी बताया, वाटर रिमूव होगा। तो इसका OH और इसका H, ये दोनों यहां से रिमूव हो जाएगा। H2O रिमूव हो गया, वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो गया। वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही रिमूव हुआ, इनके बीच में क्या बन जाएगा, आंसर देखो, इनके बीच में क्या बन जाएगा बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड, आपके C और नाइट्रोजन के बीच में। ठीक है, C और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है, दिस बॉन्ड इज नथिंग बट अ पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर है, समझ में आई बात? तो ऐसे ही आपके जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सारे के सारे इसी पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, जितने भी आपके प्रोटीन्स हैं वो सारे के सारे इसी पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होते हैं, और ऐसी पेप्टाइड बॉन्ड की, ऐसी छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स की लंबी सी चेन बन जाती है। तो ये दिस चेन इज नथिंग बट अ प्रोटीन। क्लियर है? अब प्रोटीन डायरेक्टली नहीं बनता। देखो ये जो आपकी चेन बनी है, इट इज अ प्राइमरी प्रोटीन। अगर मैं बात करूं, ऐसे से बना है ना, आपके अमाइनो एसिड्स के बीच में से बीच बीच में क्या बना है, पेप्टाइड बॉन्ड बना है। दिस इज द प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन को हम लोग मेन प्रोटीन नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारे बॉडी में कुछ काम का नहीं है। सही है, प्रोटीन को क्या करना पड़ेगा, अपने स्ट्रक्चर्स को चेंज करना पड़ेगा। प्राइमरी प्रोटीन मैंने बनाया, प्राइमरी प्रोटीन मैंने बनाया। कैसा होता है प्राइमरी प्रोटीन, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, एक अमाइनो एसिड फिर पेप्टाइड बॉन्ड, एक अमाइनो एसिड फिर पेप्टाइड बॉन्ड, ऐसे करके एक लंबी सी चेन है, एक ऐसी लंबी सी चेन है। दिस इज नथिंग बट अ प्राइमरी प्रोटीन। अब यही कन्वर्ट होती है बच्चों सेकेंडरी प्रोटीन में। अब सेकेंडरी प्रोटीन क्या होगा, सेकेंडरी प्रोटीन मतलब क्या, ये इसके इस बॉडी के इस स्ट्रक्चर के अंदर खुद ही के अंदर हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। हेलिक्स समझते हो, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ऐसा मतलब ये जो प्रोटीन है ये खुद ही क्या हो गया है, बेंड हो गया, और इसके बीच में यहाँ पे अमाइनो एसिड लगा हुआ है। समझ रहे हो, इसके बीच में क्या लगा, यहाँ पे अमाइनो एसिड की छोटी छोटी चेन लगी हुई। समझ रहे हो? ठीक है, दीज आर द सेकेंडरी प्रोटीन। अब सेकेंडरी प्रोटीन भी कहां कहां हेल्प करते हैं, देखो सेकेंडरी प्रोटीन भी जनरली हमारे बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करना होगा वहां पे सेकेंडरी प्रोटीन हेल्प करेंगे। समझ रहे हो, जितने भी स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंट होंगे वहीं पे हमारे कह सकते हैं कि वहां पे सेकेंडरी प्रोटीन लगते हैं। जैसे हमारे पास जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें जो प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं वो सेकेंडरी प्रोटीन होते हैं। बट जहां पे भी फंक्शनल प्रोटीन होंगे, जैसे इंसुलिन इज द फंक्शनल प्रोटीन, जो हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसे मेंटेन करता है, तो उसका स्ट्रक्चर इससे भी कॉम्प्लेक्स होगा। कैसे होगा स्ट्रक्चर, उसे हम लोग टर्शरी प्रोटीन कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, टर्शरी प्रोटीन। कुछ इस प्रकार की एक और फोल्डिंग होगी, यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार की ऐसे ऐसे फोल्डिंग होगी, ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे बहुत सारी फोल्डिंग हो जाती है। दीज आर द टर्शरी प्रोटीन्स। टर्शरी प्रोटीन्स आपको जनरली ऐसे जगह पे मिलेंगे जहां पे भी कोई एक्शन लेना है, जहां पे भी कोई फंक्शन करना है, जैसे इंसुलिन हो गया। समझ रहे हो, इंसुलिन के अंदर आपको टर्शरी प्रोटीन मिलेंगे। समझ में आ रही बात? अच्छा, एक और स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शरी का जगह। अच्छा, टर्शरी का एक और फंक्शन है, हमारे ब्लड में, याद करो, हमारे ब्लड में RNA मिलता है, सॉरी RNA बोल रहा हूं, RBC मिलता है। ठीक है, RBC के अंदर एक पिगमेंट होता है बच्चों जिसे हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन। याद है, हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को कैच करने के लिए हेल्प करता है, ऑक्सीजन को पकड़ के रखने के लिए हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी प्रोटीन। जितने भी टर्शरी प्रोटीन है वो हीमोग्लोबिन के भी एग्जाम्पल है। समझ रहे हो, तो हीमोग्लोबिन में ऐसे कुछ होता है, ऐसे 4 हीम के ग्रुप होते हैं, तो 4 प्रोटीन के ग्रुप हो जाते हैं। दिस इज नथिंग बट अ हीम ग्रुप, और इसके बीच में एक आपका आयरन लग जाएगा। समझ रहे हो, इसके बीच में क्या लग जाता है, एक आपका आयरन लग जाता है, आयरन मॉलिक्यूल लग जाता है। समझ में आ रही बात? और यहां पे ग्लोबिन के चेन, समझे, क्लियर है? सो दिस इज द प्रोटीन। प्रोटीन यहां पे हमारा खत्म होता है। चलेगा, चलो आ जाओ अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट की बातें शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट बहुत मस्त टॉपिक है बच्चों, बहुत मजा आने वाला है कार्बोहाइड्रेट पढ़ने में। कार्बोहाइड्रेट क्या है, देखो कार्बोहाइड्रेट, ये जो नाम है ये 2 चीजों से बना हुआ है। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बो। कार्बो का मतलब होता है बच्चों कार्बन। कार्बो का मतलब क्या है, कार्बन, सही है। और हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब क्या है, वाटर। हाइड्रेट, वाटर, हाइड्रेट का मतलब क्या है, वाटर, सही है मान, यानी H2O। तो कार्बन और आपका वाटर मॉलिक्यूल जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो वही क्या बनाते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। सही है, वही आपके आगे चल के क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आ रही बात? तो अगर मैं इसके जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो इसका जनरल फॉर्मूला कुछ इस तरीके का है, CN, ठीक है, CN तो ब्रैकेट में लिखना है H2O और यहां पे लिख देना है N। समझ में आ रही बात? ठीक है, क्या लिखा मैंने, CN, C क्या है, आपके कार्बन मॉलिक्यूल,
H2O मतलब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, और जितने भी N है वो कॉमन होंगे दोनों के लिए। N कहां से शुरू करना है, N हमेशा शुरू करना है बच्चों 3 से। कहां से शुरू करना है, 3 से, ठीक है। एक कार्बन का, 2 कार्बन का कोई भी कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल नहीं होता, सही है। तो कार्बोहाइड्रेट हमेशा कहां से शुरू होते हैं, 3 कार्बन से शुरू होते हैं। तो N कैन बी 3, N कैन बी 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे आगे आगे चलते चला जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये हम लोग को पढ़ना है, तो सही समझ में आ रही बात। और सुन लो, कार्बोहाइड्रेट को ही शुगर कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं। हम उस शुगर की नहीं बात कर रहे जो हमारे घर पे आता है। वो शुगर क्या है, वो कुछ नहीं है बच्चों, वो सिर्फ आपका क्या है, सुक्रोज है, ठीक है। वो जो हमारे हम लोग खाते हैं ना, वो दैट इज नथिंग बट सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का मिला के शुक्रोज बनता है, सही है। तो शुक्रोज हम लोग खाते हैं, शुक्रोज भी एक शुगर का पार्ट है, ग्लूकोज भी एक शुगर का पार्ट है। मतलब जितने भी कार्बोहाइड्रेट है उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, शुगर। इसी चीज का एक और नाम है सैकेराइड। सैकेराइड, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो कोई कार्बोहाइड्रेट कह ले, कोई शुगर कह ले, या फिर कोई सैकेराइड कह ले, डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तीनों के मीनिंग क्या है, सेम है, सही है। इनके अंदर हमको 2 फंक्शनल ग्रुप देखने के लिए मिलते हैं, ध्यान से सुनेंगे। इनके अंदर अगर हम लोग फंक्शनल ग्रुप की बात करें, फंक्शनल ग्रुप समझते हो, आपके हाइड्रोकार्बन पे कोई एक्स्ट्रा ग्रुप अटैच हो, ठीक है, जो कि कार्बन ना हो और हाइड्रोजन ना हो। हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़कर अगर कोई दूसरा हेट्रो एटम अटैच हो आपके कार्बन मॉलिक्यूल पे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप। 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं बच्चों, एक है अल्कोहल, ठीक है, एक क्या है आपके अल्कोहल, दैट इज नथिंग बट OH, और एक है आपका अल्डिहाइड, एक है आपका अल्डिहाइड, समझ रहे हो, यानी CHO। समझ में आ रही बात, देख रहे हो, दोनों में एक हेट्रो एटम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सही है। तो दोनों क्या है बच्चों, दोनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। अब ये 2 फंक्शनल ग्रुप हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट में। पढ़ेंगे जब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि कहां कहां पे कौन कौन सी चीजें हम लोग को देखने के लिए मिल रही है। क्लियर है, समझ में आई बात, इतना समझ में आ गया, सही है। अब थोड़ा सा टाइप्स पे आ जाओ कि कार्बोहाइड्रेट्स के कितने कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। जनरली आपका जो कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सही है, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, ठीक है। यहां से हम लोग को समझ में आ रहा है सैकेराइड मतलब क्या, शुगर मॉलिक्यूल। एक ही शुगर मॉलिक्यूल का अगर आपको कंपाउंड देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ एक ही कंपाउंड अगर आपके शुगर मॉलिक्यूल का देखने के लिए मिलेगा, सो हम लोग उसे क्या कहेंगे, इट इज अ मोनोसैकेराइड, सही है। दूसरा है ओलिगोसैकेराइड, ध्यान से सुनेंगे, ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड क्या है, जहां तक हम लोग ने बात की सिर्फ एक की, इसके बाद अगर 2 अटैच हो तो डाइसैकेराइड, 3 अटैच हो तो ट्राइसैकेराइड, 4 अटैच हो तो टेट्रासैकेराइड, ऐसे कर करके 2 से लेके 9 तक का जो ग्रुप होता है ना बच्चों, 2 से लेके 9 तक का जो ग्रुप होता है, जिसमें हम लोग डाइसैकेराइड भी आ जाएगा, ट्राइसैकेराइड भी आ जाएगा, टेट्रा भी आ जाएगा, पेंटा भी आ जाएगा, समझ रहे हो। तो 2 से लेके 9 तक का जो ग्रुप होता है उसे हम लोग कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। क्लियर है, तो ओलिगो मतलब क्या, 2 से लेके 9 तक के जो सैकेराइड के मॉलिक्यूल है, इट कम अंडर ओलिगोसैकेराइड। फिर अगर 10 या फिर 10 से ज्यादा हो गए, देख रहे हो, 9 तक तो ओलिगोसैकेराइड था, लेकिन अगर 10 मॉलिक्यूल या फिर 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल हो गए तो वो आ जाएंगे हमारे थर्ड टाइप में, यानी कि पॉलीसैकेराइड में, समझ रहे हो, पॉलीसैकेराइड में। क्लियर है, क्लियर है। तो 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट आप लोग को देखने के लिए मिले। सबसे पहला क्या है, मोनोसैकेराइड, जिसमें सैकेराइड मतलब ग्लूकोज की सिर्फ एक ही कंपाउंड प्रेजेंट होगा, एक ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, सही है। फिर हम लोग बात करेंगे बच्चों ओलिगोसैकेराइड की। ओलिगोसैकेराइड में सिर्फ एक ही चीज हम लोग को पढ़नी है, डाइसैकेराइड, और कुछ हम लोग को नहीं पढ़ना, सही है। 2 से लेके 9 तक पूरे के पूरे इंक्लूड होंगे ओलिगोसैकेराइड में, सही है। 9 के बाद यानी 10 या फिर 10 से आगे जितने भी कंपाउंड हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, आपके पॉलीसैकेराइड्स में। मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका जो पॉलीसैकेराइड है वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, लिख लेना कहीं पे, यहीं पे साइड में, इट इज अ बायो मैक्रोमोलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल है, समझ रहे हो, ठीक है। और आपका मोनोसैकेराइड और आपका ओलिगोसैकेराइड, इट कम अंडर बायो माइक्रोमोलिक्यूल, सही है। तो ये पता होना चाहिए, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है काफी बार, सही है। तो यहां तक 2 चीजें समझ में आ गई, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड।
अब मैंने आपको बताया था बच्चों कि आपका जो कार्बन है वो 3 से स्टार्ट होगा। मैंने आपको बताया था ना, 3 कार्बन से ही आगे चल के चीजें स्टार्ट होती है। तो जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है जिसमें 3 कार्बन प्रेजेंट है उसे हम लोग कहेंगे ट्रायोस। क्या कहेंगे? ट्रायोस। कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रायोस मतलब क्या? जिसमें 3 कार्बन है, समझ रहे हो? जिसके अंदर 4 कार्बन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? हेट्रोस। 5 कार्बन पेंटोस, समझ रहे हो? 6 कार्बन हेक्सोस, समझ रहे हो? तो ऐसे करके हम लोग को पढ़ना है। अगर 7 कार्बन हेप्टोस, ऐसे चलता है, समझ रहे हो? तो अगर 3 कार्बन प्रेजेंट है तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? ट्रायोस। नहीं, हम लोग को सिर्फ कौन कौन सा पढ़ना है? 2 ही पढ़ना है हम लोग को। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही है। एक आपको पढ़ना है पेंटोस के बारे में और एक आपको पढ़ना है हेक्सोस के बारे में। ठीक है, 2 ही शुगर हम लोग को पढ़ना है, 2 ही के एग्जाम्पल हम लोग को याद करने हैं। सही है, बाकी आप लोग को पता होना चाहिए कि ट्रायोस होता क्या है, 3 कार्बन वाला कंपाउंड। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। ग्लिसरल डिहाइड होता है, हालांकि बुक में नहीं है, बट अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो। ग्लिसरल डिहाइड ट्रायोस का है। सही है, हम लोग को सिर्फ 2 बात करनी है। एक आपको पेंटोस की बात करनी है। पेंटोस में आएगा बच्चों राइबोस, समझ रहे हो? राइबोस नाम का एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 5 कार्बन होता है और वो किसके अंदर आएगा बच्चों? पेंटोस के अंदर आएगा। सुना होगा आप लोगों ने नाम, पेंटोस शुगर। ठीक है, शुगर मतलब क्या? सैकराइड्स ना। तो पेंटोस शुगर किसके अंदर आएंगे? आपके राइबोस के अंदर आएगा। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों हेक्सोस में, हेक्सोस में 3 एग्जाम्पल पढ़ने हैं। हेक्सोस में हम लोग को पढ़ना है सबसे फेमस एग्जाम्पल ग्लूकोज। ठीक है, फिर इसी के अंदर हम लोग को पढ़ना है फ्रुक्टोस, फिर इसी के अंदर हम लोग को पढ़ना है बच्चों गैलेक्टोस। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो क्या बोला मैंने? 5 कार्बन वाले कंपाउंड को पेंटोस कहा जाएगा। पेंटोस में सिर्फ एक ही एग्जांपल आप लोग को याद करना है विथ स्ट्रक्चर, दैट इज राइबोस। राइबोस का हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, आखिरकार राइबोस होता क्या है, बनता कैसे है, उसका स्ट्रक्चर है। साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है और चेन वाला स्ट्रक्चर भी है, दोनों समझेंगे। फिर हम लोग बात करें बच्चों 6 कार्बन की, जिसके अंदर 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। सबसे फेमस एग्जांपल 6 कार्बन वाले का ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला हम लोग काफी बार पढ़ते रहते हैं ना, C6H12O6 पढ़ते रहते हैं ना हम लोग फॉर्मूला। तो C6 मतलब क्या? 6 कार्बन है। किसके अंदर आएगा? ये हेक्सोस के अंदर आएगा। सही है, ग्लूकोज हो गया। इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है हम लोग को, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ना है कि आखिरकार ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सही है, फिर नेक्स्ट है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज भी 6 कार्बन वाला है, आइसोमरी है, सिर्फ ग्लूकोज का आइसोमरी होता है फ्रुक्टोज। और एक हम लोग को पढ़ना है गैलेक्टोज। क्लियर है? फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर हमें याद नहीं करना क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। सही है, हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, तो इसे हम लोग को याद नहीं करना। हम लोग को सिर्फ 2 स्ट्रक्चर याद करने हैं मोनोसैकेराइड्स में, एक आपका राइबोस शुगर और एक आपका ग्लूकोज शुगर। क्लियर है? ये दोनों का नाम याद करना है, बट फ्रुक्टोज और लैक्टोज का फंक्शन हमें पता होना चाहिए। समझ लो? समझ रहे हो? फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों ओलिगोसैकेराइड की। ये हो गया मोनोसैकेराइड की बात। ये सिर्फ अभी डिवीजन करा रहा हूं, ठीक है? इसके बाद हम लोग को अच्छे से पढ़ना है सबको। फिर अगर मैं बात करूं बच्चों ओलिगोसैकेराइड की, तो ओलिगोसैकेराइड में क्या कहेंगे? मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसके अंदर 2 से लेके 9 मोनोमर, हम लोग कह सकते हैं 2 से लेके 9 मोनोसैकेराइड्स अगर आपस में आके जुड़ जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? ओलिगोसैकेराइड कहलाएंगे। सही है, अगर 2 जुड़ रहे हैं तो डाइसैकेराइड। सिंपल सी बात है, अगर 2 जुड़ रहे हैं तो डाइसैकेराइड, अगर 3 जुड़ रहे हैं तो ट्राइसैकेराइड, 4 जुड़ रहे हैं तो टेट्रासैकेराइड। सही है, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ डाइसैकेराइड से मतलब है क्योंकि हमारे बुक में सिर्फ और सिर्फ डाइसैकेराइड दिया हुआ है। तो ओलिगोसैकेराइड में सिर्फ हम लोग क्या पढ़ेंगे? डाइसैकेराइड पढ़ेंगे। 3 एग्जांपल पढ़ने हैं। एक आपको पढ़ना है बच्चों लैक्टोज के बारे में। इसके बारे में पढ़ना है लैक्टोज के बारे में। लैक्टोज किससे बना हुआ है? लैक्टोज 2 चीजों से मिलकर बना है बच्चों। एक है आपका ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। देख रहे हो? गैलेक्टोज में ही नाम आ रहा है लैक्टोज का, ऐसे याद रख लो। ठीक है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज क्या कहलाता है? लैक्टोज कहलाता है। फिर दूसरा सुक्रोज। सुक्रोज तो पता ही आप लोग को, जो हम लोग घर पे हमारी चीनी खाते हैं ना, व्हाइट वाली शुगर, वो क्या है? सुक्रोज है। सुक्रोज के अंदर क्या है? सुक्रोज के अंदर है बच्चों ग्लूकोज। ग्लूकोज तो कॉमन है, देखो ग्लूकोज सबके अंदर होगा, ग्लूकोज इज कॉमन। तो एक है आपका ग्लूकोज प्लस एक है आपका फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनके क्या मिलेगा? आपका सुक्रोज बनेगा। सही है, लास्ट है थर्ड हम लोग को पढ़ना है। यहां लिख देता हूं मैं इसको, अगले पेज पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थर्ड हम लोग को पढ़ना है बच्चों मैल्टोज के बारे में। मैल्टोज 2 चीजों से बना है,
सिंपल, सबसे सिंपल है मैल्टोज। एक है आपका ग्लूकोज, दूसरा भी है आपका ग्लूकोज। समझ रहे हो? ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मुझे पता है, बट मुझे याद हो गया तो तुम लोगों को भी याद हो सकता है, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। सही है, लैक्टोज याद हो जाएगा, लैक्टोज में कोई दिक्कत नहीं है। देखो ग्लूकोज तीनों में है, इसमें भी ग्लूकोज है, इसमें भी ग्लूकोज है, इसमें भी ग्लूकोज है। इसमें आप लोग को याद रखना गैलेक्टोज, देखो गैलेक्टोज नाम में ही लैक्टोज आ रहा है, तो इससे आपको याद हो जाएगा कि अच्छा ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनके लैक्टोज बनाते हैं। सही है, माल्टोज याद रख लो, माल्टोज में दोनों कॉमन है, ग्लूकोज है और ग्लूकोज दोनों कॉमन है। एक आपको सिर्फ याद रखना पड़ेगा सुक्रोज, सुक्रोज में क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सही बात है, ठीक है, ये आपका बन जाएगा डाइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड नहीं पढ़ना, टेट्रासैकेराइड नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना, जितना दिया हुआ उतना हम लोग को पढ़ना है। सही बात है। बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की। नेक्स्ट एक पेज लेते हैं, ठीक है, बनाया है क्या मैंने, नहीं बनाया, यहां आ जाओ। पॉलीसैकेराइड, ध्यान से सुनेंगे। पॉलीसैकेराइड मतलब क्या, मैंने अभी आप लोग को बताया। पॉलीसैकेराइड मतलब जिसमें 10 या फिर उससे ज्यादा मोनोमर के यूनिट होंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड कहेंगे। सही बात है। पॉलीसैकेराइड बच्चों दो पार्ट में डिवाइड है आपके, पॉलीसैकेराइड आपके दो पार्ट में डिवाइड है, ध्यान से सुनेंगे सब समझ में आएगा। एक है होमोपॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड, और एक है हेटेरोपॉलीसैकेराइड, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। क्लियर है? ठीक है, मतलब क्या है होमोपॉलीसैकेराइड, मतलब क्या, ऐसे पॉलीसैकेराइड्स जिनमें रिपीटिंग यूनिट सेम है, सेम रिपीटिंग यूनिट से बने हुए पॉलीसैकेराइड्स को हम लोग होमोपॉलीसैकेराइड्स कहेंगे। डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट से बने हुए पॉलीसैकेराइड्स को हम लोग हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स कहेंगे। डिफरेंस समझ में आ रहा है? लिख दें यहाँ पे साइड में, वरना भूल जाओगे आप लोग। हाँ लिख दो, सेम रिपीटिंग यूनिट, सेम रिपीटिंग यूनिट मतलब जो भी मोनोमर रिपीट हो रहा होगा, मोनोमर समझते हो ना, एक पॉलीमर का एक यूनिट होता है मोनोमर, तो जो भी मोनोमर रिपीट हो रहा होगा बच्चों वो पूरे के पूरे पॉलीसैकेराइड में सेम होगा। अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज 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 की लंबी सी चेन होगी, अगर फ्रुक्टोज है तो फ्रुक्टोज की लंबी सी चेन होगी। समझ रहे हो? तो इन सबका सिर्फ एक अगर रिपीटिंग यूनिट होगा, सेम रिपीटिंग यूनिट होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, होमोपॉलीसैकेराइड। हेटेरो मतलब क्या, आप समझ गए हो, डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट, डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट। क्लियर है? समझ में आई बात? ठीक है। हेटेरोसैकेराइड नहीं पढ़ना, इसे काट दो, नहीं पढ़ना, नहीं दिया हुआ है हमारी बुक में, लेकिन क्लासिफिकेशन दिया हुआ है इसलिए मैंने ये बताया है। समझ लो, क्लास पता होना चाहिए आप लोगों को हेटेरोपॉलीसैकेराइड होता क्या है, क्या पता कभी डेफिनेशन में पूछे थे तो, बट इसका एग्जांपल नहीं दिया हुआ है। हम लोग को सिर्फ पढ़ना है होमोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड में क्या क्या पढ़ना है, होमोपॉलीसैकेराइड में पढ़ना है बच्चों हम लोग को सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज के बारे में पढ़ना है, स्टार्च के बारे में पढ़ना है, स्टार्च का स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। सही है। और एक है, और एक आपका ग्लाइकोजन, हाँ ग्लाइकोजन भूल गया था नाम, कोई बात नहीं, ठीक है। एक है आपका क्या, ग्लाइकोजन। ये तीन आप लोग को पढ़ने हैं किसके अंदर, होमोपॉलीसैकेराइड में। सही है। एक बात और बता दूं कि ये तीनों के अंदर जो रिपीटिंग यूनिट होती है वो ग्लूकोज की होती है, तीनों के अंदर ग्लूकोज ही रिपीट हो रहा है। समझ रहे हो? तो आप लोग बोलोगे कि सर जब तीनों में ग्लूकोज ही रिपीट हो रहा है तो तीनों का नाम अलग अलग क्यों है, एक का नाम सेलुलोज, एक का नाम स्टार्च, एक का नाम ग्लाइकोजन, तीनों का नाम अलग अलग क्यों भैया, क्योंकि तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो कोई लीनियर स्ट्रक्चर बना रहा है, कोई ब्रांच स्ट्रक्चर बना रहा है, समझ रहे हो? तो तीनों का स्ट्रक्चर आप लोग को अलग अलग देखने के लिए मिलेगा, इसलिए तीनों का नाम अलग अलग है। सही है। इसका नहीं पढ़ना है आप लोग को, फिर भी अगर आप एग्जाम्पल मांगते हो तो मैं एग्जाम्पल दे देता हूं। पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन स्पेलिंग क्या है, पेप्टिडो, हाँ पेप्टिडोग्लाइकन सही स्पेलिंग है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन किसका एग्जांपल है, आपके हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स का। ठीक है, किसमें मिलता है आपको पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन किसमें मिलता है, पता होना चाहिए आप लोग को, जितने भी बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, जितने बैक्टीरियाज हैं उनका जो सेल वॉल है वो बना हुआ रहता है पेप्टिडोग्लाइकन का। ठीक है, समझ में आ रहा है? आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो सब बच्चे सिर्फ बैठ के देखना नहीं है, ठीक है, सब कुछ आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है, सब कुछ आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और पढ़ना है अपने को, जान लो, एक और पढ़ना है आप लोगों को, इन्यूलिन,
इंसुलिन नहीं रे, इन्यूलिन, सही है, इनुलिन भी है। इनुलिन क्या है? इनुलिन भी एक होमोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है, जो कि डहेलिया नाम के प्लांट के अंदर मिलता है। डहेलिया नाम का एक प्लांट होता है, उसके रूट में हम लोग को इन्यूलिन देखने के लिए मिलता है। सही है, तो बस जान लो, लिख दो यहाँ पे, डहेलिया नामक एक प्लांट होता है जिसके अंदर हम लोग को जिसके रूट में इन्यूलिन नाम का हम लोग को एक पॉलीसेकेराइड देखने के लिए मिलता है। क्लियर है, समझ में आ गई? तो दीज आर द ऑल द पॉलीसेकेराइड्स, समझ में आ गई बात, ठीक है। इसमें रिपीटिंग यूनिट अलग अलग क्यों है? इसमें दो रिपीटिंग यूनिट है तो बच्चों, एक नैग और एक नैम। सही है, दो रिपीटिंग यूनिट होते हैं, एक नैग के और एक नैम के। इसका फुल फॉर्म आप लोग ढूंढोगे, ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो आप लोग ढूंढोगे। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया। सही है। पॉलीसेकेराइड्स कितने टाइप होते हैं? दो टाइप मैंने आप लोगों को बताया पॉलीसेकेराइड्स की, एक आपके होमोपॉलीसेकेराइड्स, एक आपके हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। क्लियर है। होमोपॉलीसेकेराइड मतलब क्या? जिसके अंदर सेम रिपीटिंग यूनिट होता है। सेम रिपीटिंग यूनिट में कौन कौन से हैं? सेलुलोज पढ़ना है, स्टार्च पढ़ना है, ग्लाइकोजन पढ़ना है, इनुलिन नहीं दिया हुआ है फिर भी पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। और हेटेरोपॉलीसेकेराइड नहीं पढ़ना है, लेकिन इसका एक एग्जांपल याद रख लो, दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन। एग्जांपल याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ दे तो क्या कर लोगे, पूछ, समझ लो, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चों कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट तीन कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मैंने आपको बताया, एक आपका मोनोसेकेराइड, एक आपका डाइसेकेराइड मतलब ओलिगोसेकेराइड, और एक आपके पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड अभी बताया मैंने आप लोग को। मोनोसेकेराइड मतलब क्या? जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ग्लूकोज की चेन हो, मतलब एक ही ग्लूकोज का कंपाउंड प्रेजेंट हो। सही है। अगर उस ग्लूकोज के कंपाउंड में 3 कार्बन होगा तो ट्रायोज, 4 कार्बन होगा तो टेट्रोज, 5 कार्बन होगा पेंटोज, 6 कार्बन होगा हेक्सोज, 7 कार्बन होगा हेप्टोज। ये पता होना चाहिए आप लोग को। पढ़ना हमें सिर्फ दो ही है, हमें सिर्फ पेंटोज के बारे में जानना है और हेक्सोज के बारे में जानना है। पेंटोज में बेस्ट एग्जांपल और सबसे फेमस एग्जांपल राइबोज, ठीक है। राइबोज शुगर फेमिलियर हो आप लोग, आप लोगों ने डीएनए पढ़ा होगा। डीएनए क्या होता है? आरएनए पढ़ा होता है, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबो क्या है? राइबोज शुगर ही बच्चों, समझ रहे हो। सो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस एग्जांपल आपके पेंटोज शुगर का, दैट इज राइबोज। हेक्सोज की बात करें, हेक्सोज में 3 चीजें पढ़नी है, एक आपको ग्लूकोज के बारे में समझना है, एक आपको फ्रक्टोज के बारे में समझना है, और एक आपको गैलेक्टोज के बारे में समझना है। इन दोनों का स्ट्रक्चर नहीं करना है, स्ट्रक्चर सिर्फ आपको ग्लूकोज का आना चाहिए। बताऊंगा, समझाऊंगा। आप लोग को डर लगता है स्ट्रक्चर से बनाने में, बट मैं आप लोग को एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा कैसे स्ट्रक्चर को बनाना है। सही है, ये समझ में आ गया। दिस इज द मोनोसेकेराइड। डाइसेकेराइड की बात करें, मतलब ओलिगोसेकेराइड में सिर्फ हम लोग को डाइसेकेराइड पढ़ना है। डाइसेकेराइड मतलब क्या? जिसमें 2 शुगर के मॉलिक्यूल एक साथ अटैच होंगे, ठीक है, 2 शुगर के मॉलिक्यूल। 3 एग्जांपल पढ़ना है। एक आपको लैक्टोज का एग्जांपल पढ़ना है। लैक्टोज मतलब क्या? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना है। सुक्रोज, सुक्रोज किससे बना है बच्चों? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। ये घर वाली हमारी चीनी है, जो घर पे हम लोग चीनी खाते हैं ना, व्हाइट शुगर, वो क्या होता है? सुक्रोज होता है। सही है। और एक है हम लोग का मैल्टोज। मैल्टोज में क्या होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब आ जाओ बच्चों, स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू करते हैं हर एक का, धीरे धीरे करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बच्चों राइबोज का स्ट्रक्चर। राइबोज के बारे में हम लोग को अभी तक क्या क्या पता है? अभी तक हम लोग को राइबोज के बारे में इतना पता है कि इट इज अ पेंटोज शुगर। क्या है ये? इट इज अ पेंटोज शुगर, ठीक है, पेंटोज शुगर है और कार्बोहाइड्रेट है। मैंने आपको बताया था अभी कुछ टाइम पहले कि कार्बोहाइड्रेट में आपको 2 फंक्शनल ग्रुप देखने के लिए मिलेंगे। एक है आपका OH यानी अल्कोहल, और एक है आपका अल्डिहाइड यानी CHO। सही है। CHO कैसे बनाते हैं? CHO बनाने आता है? CHO कैसे होता है? C, यहाँ पे H और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ऐसे होता है ना, ठीक है। और एक बॉन्ड यहाँ पे खाली रहता है, इसमें भी एक बॉन्ड यहाँ पे खाली रहता है। ये बॉन्ड किसी से भी आगे चल के अटैच हो सकता है। सही है। तो ये 2 फंक्शनल ग्रुप आपको सैकेराइड्स के अंदर यानी शुगर के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। अब आ जाओ, बात करते हैं हम लोग राइबोज की। राइबोज क्या है? राइबोज इज द पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर मतलब कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन होंगे। सही है, तो बना लो, आ जाओ। 1 2 3 4 5 कार्बन बना लिया। सही है। और पांचों पे क्या लगा दो? बॉन्ड लगा दो, ठीक है। 5 कार्बन पे क्या लगा दो? बॉन्ड लगा दो। नाम नेमिंग दे दो सबको। कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 5 पे मैंने क्या लगा दिया? नेमिंग दे दिया। अच्छा, सबसे पहले वाला जो कार्बन है, याद रखना, देखो क्या क्या याद रखना स्ट्रक्चर में। थोड़ा सा ऊपर कर देते इसको, यहां कर देते, चलो। सबसे पहला वाला जो कार्बन है बच्चों, इस पे लगेगा आपका CHO ग्रुप।
ठीक है, सबसे पहला वाला जो कार्बन है उस पर क्या लगेगा, CHO ग्रुप। ठीक है, तो C ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहां लगा दो डबल बॉन्ड O और एक आपका H। सही है, सो दिस इज CHO ग्रुप यानी आपका अल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, बचे हुए पे क्या करना है आप लोगों को, बचे हुए पे कुछ नहीं करना है, राइट साइड पे OH अटैच करते जाओ, राइट साइड पे OH अटैच करते जाओ, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH कर दिया। ठीक है, अब आप लोग ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना तो पढ़ा होगा ना कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, मतलब 4, कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो देखो क्या सब लोग ने 4 बॉन्ड बनाया है, अगर नहीं बनाया है तो उसकी जगह हाइड्रोजन लगा दो। यहां देखो कार्बन पे 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है, ये सेटिस्फाई हो गया। इसकी बात कर देखो 1 2 3 ही है, तो यहाँ पे क्या H लगा दो। इसको देखो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या लगा दो, एक H लगा दो। यहाँ पे भी 1 2 3, यहाँ पे क्या लगा दो, एक H लगा दो। समझ में आ रही बात। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1 2 ही है, तो एक H यहाँ पे लगा दो, एक H यहाँ पे लगा दो। समझ लो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर आपका दैट इज राइबोस। ठीक है, ये आपके राइबोस का स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो, ये आपका राइबोस कुछ ऐसा दिखता है, पर आपके बुक में ऐसा नहीं बनाया हुआ, आपकी बुक ने इसे रिंग बनाया हुआ है। ठीक है, रिंग फॉर्म में बनाया हुआ है ना, तो उसे भी हम लोग बनाएंगे। इतना समझा, क्या किया हम लोग ने, 5 कार्बन लिया, 5 कार्बन में से ऊपर वाले कार्बन पे, सबसे टॉप वाले कार्बन पे अल्डिहाइड लगा दिया है, तो CHO। सही बात। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, बचे हुए जो कार्बन है उनमें सब में राइट साइड पे मैंने OH लगा दिया, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, बात खत्म। बाकी का बचा हुआ जो वैलेंसी है वो मैंने हाइड्रोजन से पूरा कर दिया, तो ये मेरा आपका स्ट्रक्चर बन गया। ये स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, कमेंट में लिख के बताना, ये स्ट्रक्चर याद हो जाएगा ना, गुड। ठीक है, अब देखो, अब मुझे बनाना है बच्चों इसका रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। रिंग स्ट्रक्चर में ये जो सेकेंड लास्ट कार्बन है, सेकेंड लास्ट कार्बन कौन सा है, सेकेंड लास्ट कार्बन है बच्चों आपका कार्बन नंबर 4, दिख रहा है, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन नंबर 4। इस कार्बन नंबर 4 को थोड़ी सी खुजली मचती है, जो कार्बन नंबर 4 है इसको थोड़ी सी क्या मचती है, खुजली मचती है। ये क्या बोलता है कि यार मैं यार 4 नंबर पे अच्छा नहीं लग रहा हूं, मैं क्या करता हूं, जाके पहले वाले नंबर के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता हूं। समझ रहे हो, तो ये क्या करता है, अपना OH लेके, इसको मिटा दूं, ये अपना OH लेके, ये अपना OH लेके पहुंच जाता है किसके पास, ये अपना OH लेके पहुंच जाता है कार्बन नंबर 1 के पास। ठीक है, कार्बन नंबर 1 के पास पहुंच जाता है, या चलो हम लोग बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, कार्बन नंबर 1 को बोल रहा है कि चल आजा अपन क्या करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। कार्बन नंबर 1 बोलता है ऐसे कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे यार, यहाँ पे तो कितना है, 4 बॉन्ड ऑलरेडी है ना कार्बन नंबर 4 पे, देखो 1 2 3 4। तो ये बोलता है यार मैं बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये बोलता है दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। ये क्या करता है, अपने इस हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर देता है इस ऑक्सीजन पे। क्या बोला इसने, अपने इस हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर देता है इस ऑक्सीजन पे। क्यों ट्रांसफर हुआ, देखो यहां पे जो ऑक्सीजन है इसके पास ये सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोजन है, सैचुरेटेड है, ये वाला जो ऑक्सीजन है इट इज अनसैचुरेटेड ऑक्सीजन। सही है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जल्दी प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा, ट्राई करेगा। समझ रहे हो, ये एक्चुअल रीजन है, अभी तक तो मैं आपको कहानी बता रहा था। एक्चुअल रीजन क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है बच्चों, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये चाहेगा कि मुझे क्या मिल जाए, जल्दी से प्रोटॉन मिल जाए। समझ रहे हो, तो फटाक से क्या होता है, ये वाला जो हाइड्रोजन है जो आपका कार्बन नंबर 4 पे प्रेजेंट था, जो कार्बन नंबर 4 पे प्रेजेंट वाला हाइड्रोजन था ना, रेड कलर नहीं दिख रहा होगा ना, ये बनाते, जो कार्बन नंबर 4 पे प्रेजेंट वाला हाइड्रोजन था वो शिफ्ट हो जाता है किसकी तरफ, आपके फर्स्ट वाले ऑक्सीजन की तरफ। तो फर्स्ट वाले ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, देखो इसको मिटा दे, फर्स्ट वाले ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक H लग जाएगा, यहाँ पे एक H लग जाएगा। सही है, अब इस पे एक H लगा, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, सिंपल सी बात है। ऑक्सीजन पे सिर्फ 2 बॉन्डिंग हो सकती है, 3 बॉन्डिंग नहीं हो सकती, यहाँ पे 3 बॉन्डिंग है, 1 2 और 3, जिसकी वजह से बच्चों ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड क्या कर लेगा, तोड़ देगा। जैसे ही ये वाला बॉन्ड टूटा, इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्यों इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, एक्चुअल में ऐसा होता ये है बच्चों कि जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन में। ठीक है, कार्बन के कंपैरिजन में वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है उसे क्या करेगा, अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इस कार्बन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया ऑक्सीजन को। समझ में आ रही बात, ये जो कार्बन है इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। सिमिलरली अगर इस ऑक्सीजन की बात करें, इसकी बात करें, तो इसने क्या रिलीज किया था, यहां से H+ रिलीज किया था, H+ रिलीज किया, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन खींच के H+ से इलेक्ट्रॉन लेके आया, H को रिलीज कर दिया। समझ रहे हो, H+ की कंडीशन में, मतलब इसके पास कोई भी प्रोटॉन नहीं था।
तो इसको इसने एक्सेप्ट कर लिया। समझ रहे हो, समझ रहे हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट समझ में आ जाएगा। सही है। और इतना नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल से इतना बात याद रखो कि आपका ये वाला H इसके पास चला गया, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। समझ रहे हो, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। समझ रहे हो। तो अब आपका देखो ये भी बैलेंस हो गया और ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज भी बैलेंस हो गया। क्लियर है। और अब यहाँ पे क्या बन गया है, यहाँ पे बच्चों रिंग बन चुकी है। यहाँ पे क्या बन चुकी है, रिंग बन चुकी है। समझ रहे हो कैसे रिंग बनी है, देखो किसकी कितनी रिंग बनी है, देखो एक आपका ऑक्सीजन, 2 3 4 5, मतलब 5 रिंग वाला स्ट्रक्चर बना है। कैसे बनेगा, देखो कैसे दिखेगा ये, एक आपका ऑक्सीजन ऊपर, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, सॉरी एक कार्बन, ऐसा ऐसा और ऐसा। ये जो मैंने टर्न बनाया ना, जो टर्न, ठीक है, इट इज नथिंग बट अ कार्बन। ये कार्बन को शो कर रहे हैं, ये कार्बन दिखा रहे हैं। समझ रहे हो, ये क्या दिखा रहे हैं बच्चों, कार्बन दिखा रहे हैं। सही है। क्या है देखो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 आपका, और ये ऑप्शन कार्बन नंबर 1 से अटैच है, दिस इज द कार्बन नंबर 1। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। सही है। देख रहे हो चौथे का बॉन्ड भी किससे बना है, ऑक्सीजन के साथ। तो चौथे का बॉन्ड भी किससे बना है, ऑक्सीजन के साथ। सही बात है। ऑल्सो इस चौथे का बॉन्ड इस ग्रुप के साथ भी है, यानी CH2OH, दिस इज द CH2OH। तो यहां पे इसके ऊपर लग जाता है बच्चों CH2OH। क्लियर है। सिमिलरली इसी कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी है, दिख रहा है, तो इस हाइड्रोजन पे यहां पे लग जाता है आपका हाइड्रोजन। क्लियर है, समझ में आ गई बात। और क्या क्या होगा, देखो ध्यान से सुनो, और क्या क्या होगा। ये जो OH प्रेजेंट है, आप देखो जितने भी OH राइट में प्रेजेंट होंगे, ये बात हमेशा ध्यान में रखना, जितने भी OH राइट में प्रेजेंट होंगे, जितने भी OH राइट में प्रेजेंट होंगे, उन्हें आप इस स्ट्रक्चर में नीचे दिखाओगे। सही है। तो यहां का OH राइट में है तो ये नीचे आ जाएगा, ऊपर H आ जाएगा। सही है, नीचे OH ऊपर H। फिर सिमिलरली इसका भी OH राइट में प्रेजेंट है तो नीचे OH, यहाँ पे H, इसका भी नीचे OH, यहाँ पे H। समझ रहे हो, कंप्लीट हो गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर राइबोस। दिख रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर राइबोस। और यहाँ पे से आंखें बना दो, ठीक है। ये एग्जाम में मत बना के आना, मार खाओगे। ठीक है, समझ में आई बात। सो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। समझा राइबोस क्या होता है, कुछ नहीं है बच्चों, एकदम सिंपल है। आपका जो सेकंड लास्ट कार्बन है, ध्यान से सुनना, आपको जो सेकंड लास्ट कार्बन है उसे खुजली मचती है और वो जाता है पहले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये अपना हाइड्रोजन किसको दे देता है, इस ऑक्सीजन को। यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक होता है और ये बॉन्ड किसके साथ लग जाता है, इस हाइड्रोजन के साथ, कार्बन के साथ। अब देखो 4 बॉन्ड है इस कार्बन में भी, अभी 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। सही बात है, सही है। तो आपका ऐसा रिंग फॉर्मेशन होता है जिसमें दिस इज योर ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीजन है। और ये ऑक्सीजन देखो किससे लिंक है, ये वाला ऑक्सीजन कार्बन नंबर 1 से लिंक है और कार्बन नंबर 4 से लिंक है। देखो कार्बन नंबर 1 से लिंक है और कार्बन नंबर 4 से लिंक है। सही बात है। इसमें आपके 2 3 आ गए और कार्बन नंबर 5, दिस इज द कार्बन नंबर 5 जो आपका ऊपर प्रेजेंट है। समझ में आई बात। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर राइबोस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर राइबोस। क्लियर है, क्लियर है, सही बात है। यहां तक समझ में आ गया। आई होप आप लोग को इतनी चीजें समझ में आ गई। अच्छा, एक और होता है बच्चों डीऑक्सीराइबोस। क्या होता है डीऑक्सीराइबोस, क्या होता है भाई डीऑक्सीराइबोस, नाम से हम लोग को पता चल रहा है बच्चों। डीऑक्सी मतलब आपको रिमूव करना है, यू हैव टू रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन नंबर 3, फ्रॉम कार्बन नंबर 3। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। डीऑक्सी में, डीऑक्सी मतलब क्या, जहां पे आपको ऑक्सीजन को रिमूव करना है। कहां से रिमूव करना है, 3rd कार्बन से। आ जाओ स्ट्रक्चर बनाओ वापस। स्ट्रक्चर कैसा था, ऑक्सीजन ऐसा 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 स्ट्रक्चर था। सही है, जिसमें दिस इज द कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और इस कार्बन नंबर 4 से यहाँ पे CH2OH अटैच था, जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे, कार्बन नंबर 5। सही है। कार्बन नंबर 1 पे क्या अटैच है, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, सिमिलरली यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H और यहाँ पे नीचे एक H। सही है। एग्जाम में कभी कभी ये भी कर सकते हैं, पता है, यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पे एक डंडी दिखाएंगे जिसके ऊपर H नहीं लिखेंगे। समझ लो। तो अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है ना बच्चों, जिसका मतलब यहाँ पे H है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे H है, दैट यू हैव टू रिमेंबर इट। सही है। अच्छा, एक चीज मैंने गलत लिख दिया, नॉट 3 इट इज 2। ये थोड़ा सा याद रखना, गलती कर दी, ठीक है।
कार्बन नंबर 2 से आपका क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा। अगर आप लोग ने कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ H और H। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ H और H। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर है। सो हम लोग ने राइबोस का स्ट्रक्चर देख लिया, हम लोग ने डीऑक्सी राइबोस का स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। ऑक्सीजन, यहां से हम लोग को सिर्फ क्या करना है, वी हैव टू रिमूव द ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन नंबर 2। दूसरे नंबर के कार्बन से यहां से एक ऑक्सीजन निकाल दो। सिर्फ क्या करना है, इसको लंगड़ा करना है। देखो, इमेजिन करो ये एक इंसान है जो हाथ में से मशाल लेकर खड़ा है CH2OH का, और इसका 2 पैर है, OH के 2 पैर है। बस हम लोग ने क्या किया, इसको लंगड़ा कर दिया और ये डीऑक्सी हो गया। इसके यूजेस क्या है, राइबोस के बहुत अच्छे यूजेस होते हैं बच्चों न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन में। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है पता है, दिखाऊं? न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं, एक है आपका DNA, एक है बच्चों आपका RNA। क्लियर है, दोनों बने हुए हैं न्यूक्लियोटाइड से। किससे बने हैं, न्यूक्लियोटाइड से। क्लियर है, न्यूक्लियोटाइड होता क्या पता है, पढ़ाऊंगा। वैसे हम लोग को DNA RNA पढ़ना है, टेंशन मत लो, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लो कि बीच में होता है बच्चों आपका राइबोस शुगर। ये बीच में क्या होता है बच्चों आपका, राइबोस शुगर। राइबोस शुगर से यहां पे अटैच होता है आपका, दैट इज नाइट्रोजन बेस। ठीक है, यहां पे अटैच होता है आपका नाइट्रोजन बेस, और यहां पे अटैच होता है आपका फॉस्फोरिक ग्रुप। क्लियर है, दिस इज नथिंग बट अ न्यूक्लियोटाइड। अगर यही चीज DNA में होगी तो बीच में राइबोस की जगह क्या प्रेजेंट होगा, डीऑक्सी राइबोस प्रेजेंट होगा। डीऑक्सी राइबोस प्रेजेंट होगा। सिमिलरली यहां पे नाइट्रोजन बेस लगा होगा, और यहां पे क्या लगा हुआ होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, दिस इज नाइट्रोजन बेस। क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा, एक और डिफरेंस होता है दोनों में। यहाँ पे एक अमाइनो एसिड होता है जिसको हम लोग, अमाइनो एसिड नहीं, एक नाइट्रोजन बेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरासिल। तो यूरासिल आपका RNA में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये RNA ये कहां पे, अगर मैं DNA की बात करूं तो ये चेंज हो जाता है बच्चों किसके अंदर, दैट इज थायामीन में। समझ रहे हो, किसमें चेंज हो जाता है, ये थायामीन में चेंज हो जाता है। आई होप आप लोग समझ में आ रहे हो। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द यूज ऑफ योर राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस। आई होप इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाओ, चलते हैं, बढ़ते हैं ग्लूकोज के बारे में कि आखिरकार ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज के बारे में हमको जितना पता है उतना थोड़ा सा लिख लेते हैं। इट इज अ हेक्सोस शुगर। हेक्सोस शुगर मतलब क्या, जिसके अंदर 6 कार्बन के कंपाउंड है, मतलब 6 कार्बन है इसके अंदर, 6 कार्बन है। सही बात है। सेम इसके अंदर भी फंक्शनल ग्रुप होगा, एक CHO और एक OH का। सही है, आ जाओ बना लो 6 कार्बन। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 कार्बन बना लिए, और 6 के बीच में क्या बना लिया, बॉन्ड। 1 2 3 4, यहाँ पे इतना बना लिया। ठीक है, सबसे पहले वाले में क्या बनेगा, अभी जो हम लोग ने बनाया सिमिलर सा वैसा ही है। हम लोग ने बनाया था दैट इज डबल बॉन्ड, यहाँ बना लेते हैं, इधर H और इधर डबल बॉन्ड O। सही है, तो CHO। सही है, फिर हम लोग ने क्या बनाया था, हर जगह OH लगा दिया था। इधर OH लगा दिया, इधर OH लगा दिया, इधर OH लगा दिया, इधर OH लगा दिया, इधर OH लगा दिया। देखो ध्यान से देखो, समझेगा, सब समझेगा। ठीक है, OH लगा दिया। सही है, फिर हम लोग ने क्या किया था, यहाँ पे सबकी वैलेंसी पूरी कर दी थी, H H H H, और यहाँ पे 2 H लग गए। सही है, ऐसा हम लोग ने राइबोस में किया था। एक डिफरेंस है बच्चों, छोटा सा एक डिफरेंस है। कार्बन को पहले मार्क कर लो, कार्बन को मार्क कर लो। दिस इज द कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, दिस इज द 1 2 3 4 5 6। अच्छा, एक चीज है बच्चों थोड़ी सी चेंज होती है, जो कार्बन नंबर 3 होता है, कार्बन नंबर 3, उसका OH इस साइड होता है। उसका जो OH है ना बच्चों, वो इस साइड होता है। तो इसको मैंने अलग कलर से बना दिया, और यहां पे इसका प्रेजेंट है ऑक्सीजन। समझ लो, तो सिर्फ कार्बन नंबर 3 में थोड़ा सा डिफरेंस है। कार्बन नंबर 3 में थोड़ा सा डिफरेंस है। कार्बन नंबर 3 ने क्या किया कि अपना OH इस तरफ ढकेल दिया, अपना OH इस तरफ ढकेल दिया। तो यहां पे इसका OH है और यहां पे क्या है, इसका H। बाकी सब सेम है। दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द चेन स्ट्रक्चर ऑफ योर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या है, ये चेन स्ट्रक्चर है। क्लियर है, क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। अब क्या होगा, मैंने आपको बताया सिंपल सा, अगर आपको रिंग फॉर्म करना है तो क्या होगा, जो आपका सेकंड लास्ट कार्बन है, यानी फिफ्थ, यहाँ पे 5th नंबर का कार्बन सेकंड लास्ट है ना, इसको चुल मचेगी और ये जाएगा किसके साथ, इसको इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, इसको मिटा दे, तो ये जाएगा
अपना OH लेके किसके साथ, इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। क्या करेगा, बताया मैंने आपको, ये अपना H किसको दे देगा, इसको दे देगा, सही है। तो यहां पे H लग जाएगा, सही है। जैसे यहां पे H लगेगा ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, सही है, और ये H भी यहां से चला गया। जैसे ये वाला बॉन्ड टूटा, जैसे यहां वाला बॉन्ड टूटा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा। तो कुछ ऐसा आपका रिंग फॉर्म हो जाएगा, रिंग बन गई, दिस इज द रिंग, ठीक है। जहां पे आपका दिस इज द ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन किससे लिंक है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के साथ लिंक है, देख रहे हो, ऐसी एक रिंग बन गई है। अब बस इसको हम लोग को अच्छे से बना के देखना है कैसे बनेगा। देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, बेंजीन देखो, बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर, बस बीच में ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐसा ऐसा ऐसा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है बच्चों, ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें दिस इज द कार्बन ऑक्सीजन, सॉरी दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5, सही है। ऑक्सीजन से कार्बन नंबर 1 लिंक है और कार्बन नंबर 5 लिंक है, ऑक्सीजन से कार्बन नंबर 1 लिंक है और कार्बन नंबर 5 लिंक है। कार्बन नंबर 6 कहां पे, थोड़ा साइड में बनाना चाहिए था, यहां बना दे, हाँ। कार्बन नंबर जो 6 है बच्चों वो यहां से अटैच है ऐसे करके, और यहां पे क्या प्रेजेंट है, CH2OH, CH2OH, क्लियर है, चलेगा या फिर सीधा लिख दूं, समझ जाओगे ना यार, सीधा लिख दो, चलो सीधा लिख दो, CH2OH, क्लियर है। और नीचे क्या प्रेजेंट है, देखो ये CH2OH हो गया, और ये आपका कार्बन नंबर 5 पे ही एक हाइड्रोजन भी है, सो दिस इज द हाइड्रोजन, क्लियर है, ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन। अब हम लोग बात करते हैं, देखो जो भी आपका राइट साइड में है वो नीचे आएगा, जो भी आपका लेफ्ट साइड में है वो ऊपर जाएगा, सही है। तो अगर हम लोग कार्बन नंबर 2 की बात करते हैं, देखो कार्बन नंबर 2 पे राइट में क्या है, ऑक्सीजन, नहीं का सॉरी कहा, कार्बन नंबर 1 की बात कर लो पहले, कार्बन नंबर 1 पे क्या है, OH है राइट साइड में, तो यहां पे OH नीचे आ गया, सही है, और एक आपका H ऊपर है, सही है। फिर कार्बन नंबर 2 की बात करें, OH है राइट साइड में यहां पे, तो ये आपका नीचे आ गया और एक H ऊपर। कार्बन नंबर 3 की बात करें, देखो 3 में देखो OH आपका लेफ्ट साइड में है, तो अगर ऐसी बात करेंगे तो यहां पे OH आएगा और यहां पे क्या आएगा, H आएगा, सही बात है। कार्बन नंबर 4 की बात करो तो 4 पे क्या है, OH आपका राइट साइड में है, तो OH यहां पे आएगा और H यहां पे आएगा, बाकी सब आपका स्ट्रक्चर सेम है, समझ में आई बात। दिस इज द ग्लूकोज, ये है बच्चों आपका ग्लूकोज, समझा, ये है क्या है आपका ग्लूकोज। अब अच्छा इसमें एक और चीज है, एक चीज और बता देता हूं आपको, ध्यान से सुन रहे हो ना, अगर ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। एक चीज और बता देता हूं, जो कार्बन नंबर 1 पे OH है, समझ रहे हो, कार्बन नंबर 1 पे OH है ना बच्चों, वो लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है। क्या बोला मैंने, आपका जो कार्बन नंबर 1 का OH है, देखो सिंपल सी बात है ना, जब ये ऑक्सीजन अटैक करने आया, जब ये ऑक्सीजन अटैक करने आया, तो अगर मान लो इसने यहां से अटैक किया तो ये OH इधर चला जाएगा, अगर इसने यहां से अटैक किया तो आपका OH यहां आ जाएगा, समझ रहे हो। तो आपका ग्लूकोज में अंदर ग्लूकोज के अंदर आपका जो OH है कार्बन नंबर 1 पे, सिर्फ कार्बन नंबर 1 की बात हो रही है, कार्बन नंबर 1 पे आपका जो OH है वो लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो अगर राइट में होगा तो नीचे आएगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, अगर लेफ्ट में होता तो आपका OH ऊपर आ जाता, समझ रहे हो। इसका नाम क्या होगा, अगर राइट नीचे प्रेजेंट है तो इसे हम लोग कहेंगे बच्चों अल्फा ग्लूकोज। क्या कहेंगे इसे हम लोग, अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज का मतलब क्या है कि आपका जो OH ग्रुप है, ठीक है, आपका जो OH ग्रुप है वो कहां प्रेजेंट है, राइट में प्रेजेंट है, ठीक है, कहां प्रेजेंट है, राइट में प्रेजेंट है। तो जरा आप लोग अपनी किताबों में बीटा ग्लूकोज बना के दिखाओ, बना के दिखाओ, जरा बना के दिखाओ, मेरे को इंस्टाग्राम पे भेजो, देखता हूं आप लोग को आया कि नहीं, समझा कि नहीं। मुझे जरा बीटा ग्लूकोज बना के दिखाओ, बनाओ साथ साथ मेरे बनाओ, चलो। एक ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर है, सही है। दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 6 का है ऐसे, CH2OH ऊपर है और नीचे इसका H है, सही है। फिर क्या बोला मैंने, आपका जो पहला वाला कार्बन है ना, इस पे ये OH इधर भी हो सकता है, तो अगर OH लेफ्ट में होगा, अगर OH लेफ्ट में होगा तो OH कहां चला जाएगा, ऊपर, और नीचे H, ठीक है। बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। इसका क्या है, सेकंड नंबर पे OH नीचे है, OH H,
थर्ड नंबर पे OH ऊपर है, H इधर OH नीचे है, समझ रहे हो? ऐसा बन गया स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ बीटा ग्लूकोज। लिख दो यहाँ पे बीटा ग्लूकोज। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, जितनी भी चीजें बताई मैंने वो सब कुछ समझ में आ रहा है। केमिस्ट्री है, देखो सब कुछ केमिस्ट्री है। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी भी केमिस्ट्री है। बायोलॉजी बिना केमिस्ट्री कुछ नहीं है, बिना केमिस्ट्री के फिजिक्स नहीं है, बिना केमिस्ट्री के बायोलॉजी नहीं है, केमिस्ट्री कुछ नहीं है बच्चों, समझ रहे हो? क्योंकि सब कुछ आखिरकार एटम से बना है ना। समझा यहाँ तक? चलो वेरी गुड, समझा यहाँ तक? समझा? तो आप लोगों को ग्लूकोज समझ में आ गया। अब बच्चों हमें पढ़ना है डाइसैकेराइड्स। व्हाट आर द डाइसैकेराइड्स? व्हाट आर द डाइसैकेराइड? डाइसैकेराइड मतलब क्या? डाइसैकेराइड मतलब दो ग्रुप आपके एक साथ आके जुड़े हुए हैं। हम लोग एग्जांपल पढ़ेंगे मैल्टोज का। मैल्टोज, गलत लिख दिया स्पेलिंग, बताते नहीं यार तुम लोग बच्चे, कैसे बच्चे हो? दिस इज द मैल्टोज, ठीक है? मैल्टोज दो चीजों से बना है बच्चों। एक है आपका ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज? अल्फा ग्लूकोज, समझ रहे हो? तो दो ग्लूकोज से आपका क्या बनता है? मैल्टोज बनता है। जरा बनाओ कैसे बनेगा। अच्छा मैं बॉन्ड पढ़ा रहा हूं, ठीक है? इसमें हम लोग बॉन्ड भी पढ़ लेंगे कि आखिरकार कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड लगता है। सही है, बॉन्ड भी हम लोग पढ़ लेंगे यहीं पे। आ जाओ बनाओ। सबसे पहले क्या है? दो ग्लूकोज बनाओ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, दोनों अल्फा है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2OH। अभी मैं नंबरिंग नहीं दे रहा हूं, आप लोग बनाओगे तो नंबरिंग जरूर से देना, ठीक है? ठीक है, सही है। OH H OH H OH H, दिस इज अल्फा ग्लूकोज, दिस इज अल्फा ग्लूकोज। मानते हो कि नहीं? दिस इज अल्फा ग्लूकोज, ठीक है? जिसमें नंबरिंग दे दो, चलो यार थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पे एक और बनाओ, चलो जल्दी 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 बनाओ। एक यहाँ पे, थोड़ा नीचे बनाया जाए, सामने सामने बनाया जाए, चलो। ओके ओके, सही है। अल्फा बना रहे हैं हम लोग। सो यहाँ पे क्या आएगा? OH H, 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 यहाँ पे क्या आएगा? CH2OH और यहाँ पे क्या आएगा? H। देखो मेरे को प्रैक्टिस है यार बच्चों, इसलिए मैं इतने फटाफट बना पा रहा हूँ। आप लोग भी अगर 2 बार 3 बार ट्राई करोगे, 4 बार ट्राई करोगे, ज्यादा से ज्यादा आपको भी आ जाएगा इसी तरह। सही है? कार्बन नंबर मार्क कर दो। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। सही है? तो दिस इज द 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और इन दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बच्चों हम लोग ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है? इन दोनों को हम लोग क्या करने वाले हैं? ज्वाइन करने वाले हैं, जिनसे इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है? इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? एक बॉन्ड बनेगा। अब याद करो, मैंने अभी आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में प्रोटीन के बीच में बॉन्ड बनाना सिखाया था। क्या था नाम? पेप्टाइड बॉन्ड। कैसे बनता था? वाटर उड़ा के, ठीक है? वाटर को निकाल देते थे हम लोग, पानी निकाल देते थे और हम लोग का पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता था। सही है? तो कोई भी बॉन्ड हो बच्चों, चाहे पेप्टाइड बॉन्ड हो, अभी हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो, कोई भी बॉन्ड हो, स्टेरिफिकेशन हो, कोई भी बॉन्ड हो बच्चों, सब में क्या निकलने वाला है? वाटर निकलने वाला है। तो इसके अंदर भी वाटर निकलेगा। कैसे निकलेगा? देखो ध्यान से देखेंगे, इसमें भी आगे चल के वाटर रिमूव होगा। कैसे? इस नंबर यहां का H और यहां का OH, यहां से H और यहां से OH रिमूव हो जाएगा और यहां से क्या निकल जाएगा? माइनस H2O। यहां से क्या निकल जाएगा? माइनस H2O। क्लियर है? क्या बन जाएगा? मिटा दो उसको। क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा मॉलिक्यूल बन जाएगा। देखो ध्यान से, यहां से आपका H, यहां पे आपका सेंटर में O एंड दिस इज, कुछ ऐसा बॉन्ड बन जाता है। दिख रहा है? क्या था यहाँ पे? OH और OH था। सही है? H और ये OH निकल गया, H2O, दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल। बचा गया सिर्फ एक ऑक्सीजन बचा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे लगा हुआ। दिस बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं इस बॉन्ड को बच्चों?
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। मतलब कार्बोहाइड्रेट में जो भी बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसका बॉन्ड का नाम क्या है? इस बॉन्ड का नाम क्या है? ये कहां बना है? किसके किसके बीच में बना? देखो, ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में बना हुआ है। ये जो बॉन्ड है बच्चों, ये कहां पे बना हुआ है? कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में बना हुआ है। मानते हो कि नहीं? कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में बना हुआ है। कैसे ग्लूकोज है ये? अल्फा ग्लूकोज है। कैसे ग्लूकोज है ये? अल्फा। दिस इज ऑल्सो अल्फा। तो क्या मैं इस बॉन्ड को लिख सकता हूं ऐसे, दैट इज अल्फा, ध्यान से सुनो, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोला मैंने? समझा? अल्फा क्यों? बिकॉज दे आर अल्फा ग्लूकोज। 1,4 क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड बना है ये कौन कौन से कार्बन के बीच में बना है? कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4। इसका 1 और इसका 4। और क्या बॉन्ड है? नाम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो क्या मैं कह सकता हूं दिस बॉन्ड इज नोन एज 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। प्लीज कैप्चर द स्क्रीनशॉट। डन? चल, वेरी गुड, वेरी गुड। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? वेरी गुड। आ जाओ बच्चों, बढ़ते हैं हेटेरो पॉलीसैकेराइड्स की तरफ। हेटेरो पॉलीसैकेराइड्स में बताया मैंने आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए। भूल गया यार, सेलुलोज के बारे में, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और किसके बारे में? स्टार्च के बारे में, ग्लाइकोजन के बारे में। काइटिन भी इसी में आता है। काइटिन पता है? जितने भी आप लोग ने किंगडम एनिमिलिया पढ़ा है मेरे साथ? पढ़ा है मैंने पढ़ा है तुम लोग को। किंगडम एनिमिलिया पढ़ा है मेरे साथ। उसमें एक फाइलम होती थी आर्थ्रोपोडा, याद है? आर्थ्रोपोडा बिगेस्ट फाइलम, सबसे बड़ी फाइलम, बिगेस्ट फाइलम ऑफ द अर्थ हम लोग कहते थे ना आर्थ्रोपोडा को। उनके ऊपर आप लोग को पता था कि एक कवर लगा हुआ था, कवर, काइटिनिशियस कवर बोला था ना मैंने। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कवर था जिसकी वजह से वो मरते नहीं थे। जैसे कॉकरोच को देखा है? कॉकरोच को अगर पकड़ो ना तुम लोग तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है ऊपर से कॉकरोच, क्योंकि उसके ऊपर एक कवर लगा हुआ होता है। वो कवर किसका बना है? वो बना है काइटिन का। किसका बना है बच्चों? काइटिन का, ठीक है। अच्छा, मैंने एक गलती कर दी है, मैंने यहाँ पे हेटेरो लिख दिया है, होना चाहिए था होमो। गलती हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है। ये समझ में आ गया? होमो मतलब समझ में आया? मैंने आपको बताया होमो और हेटेरो में क्या फर्क है। होमो मतलब जिसमें सेम रिपीटिंग यूनिट है, हेटेरो मतलब जिसमें गलत अलग अलग रिपीटिंग यूनिट है। हेटेरो वाला नहीं पढ़ना है, यही पढ़ना है अपने को। जिसमें से भी सिर्फ स्टार्च का स्ट्रक्चर पढ़ना है। स्टार्च दो चीजों से बना है बच्चों, एक है अमाइलोस और एक है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन, समझ रहे हो? दो चीजों से बना है, दो चीजों से बना है। कौन आपका? ध्यान से पढ़ेंगे, जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं दो चीजों से पढ़ेंगे, ठीक है। एक है आपका अमाइलोस और दूसरा है अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। क्या डिफरेंस है? देखो, ग्लाइकोजन, स्टार्च की बात हो रही है ना। ग्लाइकोजन क्या है? अच्छा, फंक्शन पता होना चाहिए आप लोग को। स्टार्च इज द स्टोरेज फूड ऑफ क्या हो गया? गलत लिख दिया। स्टोरेज फूड ऑफ प्लांट। जितने भी प्लांट है, प्लांट के अंदर जो स्टोर्ड फूड है ना बच्चों, वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में होता है। वहीं अगर हम लोग बात करें ग्लाइकोजन की, तो ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड लिख देना चाहिए, तो स्टोरेज अच्छा वर्ड नहीं है। स्टोर्ड फूड ऑफ एनिमल्स बोल लो, जितने छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं वो बोल लो, उनके अंदर भी ग्लाइकोजन एज अ फूड मटेरियल होता है। हमारे बॉडी में भी ग्लाइकोजन होता है। कहाँ होता है ग्लाइकोजन? जरा बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम मैसेज करके बताओ, ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में कहाँ स्टोर होता है? बताओगे? बताना जरूर, ठीक है। बता दूं मैं, लिवर में होता है। चलो सेलुलोज की बात करें, सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज का फंक्शन क्या है बच्चों? सेल मेम्ब्रेन बनाता है। सॉरी, सेल वॉल गलती से बोल दिया, पाप हो गया मेरे से। सेल मेम्ब्रेन बनाता है, सेल मेम्ब्रेन, समझ रहे हो? सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कौन करता है? आपका सेलुलोज। ये सारे के सारे ग्लूकोज से बने,
ग्लूकोज से बने, सिर्फ काइटिन को छोड़ के। काइटिन बना है आपका फ्रुक्टोज से, ठीक है। ये सारे के सारे, ये तीनों के तीनों किसके यूनिट है? रिपीटिंग यूनिट ग्लूकोज के हैं। बस आपका जो काइटिन है वो क्या है? फ्रुक्टोज से बना है। अच्छा, स्टार्च, अगर मैं बात करूं स्टार्च की, स्टार्च दो चीजों से बना है बच्चों। स्टार्च बना है आपका अमाइलोज, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। पेक्टिन क्या होता है डिफरेंस? देखो ध्यान से सुनेंगे। अमाइलोज जो है बच्चों वो स्ट्रेट चेन है ग्लूकोज की, ठीक है। ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन है, ठीक है। ग्लूकोज की क्या है? वो स्ट्रेट चेन है। ध्यान से सुनेंगे क्या बोल रहा हूं मैं। मतलब एक आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, अब देखो मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, ऐसा समझ लो। एक आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन से यहाँ पे लिंक है, और ये आपका दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। समझ जाओगे ना, यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, OH होता है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को बना के दिखाया था इतने अच्छे से, सही है। तो वो सब आप समझ गए हो ना। तो अमाइलेज में स्ट्रेट चेन होती है बच्चों, समझ रहे हो। अमाइलेज में स्ट्रेट चेन हम लोग को देखने की मिलती है, किसकी? ग्लूकोज की, सही है। ये स्ट्रेट चेन में यहाँ पे जो बॉन्डिंग है, देख रहा है, यहाँ पे जो बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग का नाम मैंने क्या बताया था? इस बॉन्डिंग का नाम मैंने बताया था बच्चों अल्फा 1,4, क्या बताया था मैंने? भूल गया यार मैं भी। हाँ, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। समझ रहे हो, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, भूल जाता हूँ। ये हो गया आपका अमाइलेज। अमाइलेज भैया सिंपलेस्ट है, लेकिन अमाइलेज हमेशा सीधा होता नहीं। अमाइलेज कभी भी ऐसा सीधा नहीं होता। नॉर्मली मान लो दिस इज द ग्लूकोज, ग्लूकोज को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऐसे। तो अमाइलेज ऐसे नहीं होता। अमाइलेज ना ऐसे हेलिक्स फॉर्म करता है, ऐसे ऐसे फॉर्म कर लेता है। और यहाँ पे आपका ग्लूकोज का यूनिट है, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या फॉर्म कर लेता है? वो हेलिक्स फॉर्म कर लेता है, समझ रहे हो। आप लोग ने आयोडीन टेस्ट के बारे में सुना है? बहुत ही बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि अगर आप स्टार्च के ऊपर आयोडीन डालो, स्टार्च के ऊपर आयोडीन डालो तो स्टार्च ब्लू कलर का दिखता है हम लोग को, जिससे हम लोग स्टार्च टेस्ट करते थे, जिसकी वजह से कि हम लोग को पता चलता था इसके अंदर स्टार्च है कि नहीं। अगर आपको पता करना है तो उसके अंदर आप आयोडीन डाल दो। होता क्या था पता है? जो आयोडीन है ना, आयोडीन ये इसी हेलिक्स के अंदर फंस जाता है, यहाँ पे आयोडीन फंस जाता है, जिसके वजह से अपना कलर दिखाता है, समझ रहे हो। वहीं अगर मैं अमाइलोपेक्टिन की बात करूं तो अमाइलोपेक्टिन बच्चों ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड है। मतलब देखो ऐसे आपका एक ग्लूकोज, दूसरा, ओके, ठीक है, दूसरा ग्लूकोज यहाँ पे। ऐसे इमेजिन करो बहुत सारे ग्लूकोज यहाँ पे, ठीक है। ये आपका एक ग्लूकोज है, लेकिन आपका ये तो आपका नॉर्मल सा चेन है, लेकिन आपका अमाइलोपेक्टिन में एक ऐसा ब्रांच भी बनता है, समझ रहे हो। ऐसा ब्रांच भी बनता है बच्चों, जिसमें अभी हम लोग को पता है, देखो ये वाला जो कार्बन है ये 5th नंबर का कार्बन होता है, और 5th नंबर के कार्बन के ऊपर यहां से एक निकला होता है CH2OH, दैट इज 6th कार्बन। क्या है ये? 6th कार्बन है। और इसकी बात करूं तो इसका ये वाला जो कार्बन है ये क्या है? 1st कार्बन है, सही है। तो ब्रांचिंग में क्या होता है? ब्रांचिंग में हमेशा 1st और 6th के बीच में बॉन्ड बनता है, 1st और 6th के बीच में बॉन्ड बनता है। क्या बोला, समझा मैंने? नॉर्मली क्या होता था? 1st और 4th के बीच में बॉन्ड बनता था, नॉर्मली 1st और 4th के बीच में ना। यहाँ पे देखो मैंने बनाया था, यहाँ पे देखो, कहां गया, हाँ ये देखो, 1st और 4th के बीच में बॉन्ड बनता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बट अगर कहीं पे भी ब्रांचिंग होगी ना बच्चों, तो ब्रांचिंग में हमेशा इस 1st और इस 6th के साथ बॉन्ड बनता है। देख रहे हो, इस 1st और ये 6th के साथ बनता है। इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं बच्चों अल्फा, वही नाम, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर है? ये डैश हटा दो बीच में से, ऐसा, ठीक है, समझ में आ गया। सो यही डिफरेंस है आपके स्टार्च में। स्टार्च में ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं सेलुलोज में, सेलुलोज की बात नहीं करेंगे, ग्लाइकोजन की बात करूं तो ग्लाइकोजन में सिर्फ एक चेन प्रेजेंट होती है, सिर्फ एक चेन ग्लूकोज की। मैंने आपको बताया था ना,
इन सब में ग्लूकोज है, बट सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है, किसी में ब्रांच है, किसी में ब्रांच नहीं है, समझ रहे हो। तो इसमें भी आपकी लंबी चेन होती है, कभी कभी इसमें भी हम लोग को ब्रांचिंग देखने के लिए मिलती है ऐसे ऐसे, कभी इसके अंदर भी हमको ऐसे ऐसे ब्रांचिंग देखने के लिए मिलती है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ग्लाइकोजन की। बाकी हम लोग को कोई भी बात नहीं करनी, काइटिन की बात नहीं करनी, बाहर में जाए काइटिन, सही है, इतना समझ में आ गया। हेटेरो पॉलीसेकेराइड की बात नहीं करनी, बाहर में जाए वो भी, हम लोग को नहीं बात करनी। लास्ट हम आ जाते हैं बच्चों सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट पे। आई नो क्लास बहुत लंबी बन गई है, ठीक है, बट समझ लो सिग्निफिकेंस लास्ट, जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट की अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। पढ़ा है आप लोग ने, हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज आता है, जो भी हम खाना खाते हैं ग्लूकोज आता है, इसी से आगे चल के एटीपी बनता है। अगर आपको एटीपी बनानी है, अगर आपको एनर्जी बनानी है, तो बिना ग्लूकोज के कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे हो। कोई भी शुगर का मॉलिक्यूल होने दो, उसे सबसे पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तभी वो आगे चल के क्या बनाएगा, एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, समझ रहे हो। फिर हमारे क्या बोलते हैं, जितने भी डीएनए है, मैंने आपको बताया था, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट है, दैट इज आपके कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट हर जगह है, हमारी सेल की मेम्ब्रेन में, अभी बताया मैंने आप लोगों को, सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट लग रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। रीड कर लेना 4-5, यही चीज दी हुई है उसमें भी, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में भी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, थोड़ी लंबी क्लास बन गई है आई नो, बट कोई बात नहीं, कार्बोहाइड्रेट अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। कोई भी डाउट हो तो इस पे आके मुझे मैसेज कर दिया करो। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा भी लगता है, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो भी एक बार आके बता देना यार, मुझे अच्छा लगेगा। क्लियर है। सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, मजा आया होगा, पढ़ने में बहुत अच्छा लगा होगा। क्लियर है, ठीक है। सो अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर से कर देना वीडियो को, ठीक है, ठीक है। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम लोग और भी कोई नया बायोमोलिक्यूल को पकड़ेंगे, उसको अच्छे से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। सो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।